नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। साथियों, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि देश की विपक्षी पार्टियां और उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है देश के अंदर और देश के बाहर भी विभिन्न मंचों पर कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की संसद का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और देश का संविधान खतरे में है। ये पार्टियां और इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस ये भूल जाते हैं कि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने किस तरीके से देश के संविधान के साथ कितने जघन्य अपराध किए हैं। देश की संसद में बैठकर संविधान के साथ क्या क्या जघन्य अपराध किए हैं वो ये भूल जाते हैं। किसी भी देश के संविधान में सबसे पहले आती है संविधान की प्रीएम्बल। विश्व के बहुत से देशों के संविधान में प्रीएम्बल है और बहुत से देशों के संविधान में प्रीएम्बल नहीं है। किसी भी देश के संविधान की प्रीएम्बल में कोई बदलाव जब से वो संविधान बना है तब से आज तक देखने को हमें नहीं मिलता है, परंतु भारत देश की संसद के द्वारा ये जघन्य अपराध भी किया गया। देश के संविधान के प्रीएम्बल को बदला गया। देश के संविधान के भीतर तो बदलाव होते ही रहते हैं और होना भी चाहिए। वही उसी संविधान को हम फ्लेक्सिबल संविधान कह सकते हैं, समय के अनुसार, जन आकांक्षाओं के अनुसार। परंतु भारत के संविधान में धारा 35A को जब जोड़ा गया तो वो संसद के दोनों सदनों के पटल पर उस धारा को जोड़ने संबंधी विधेयक नहीं रखा गया, वरन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनको दबाव में लेकर धारा 35A को संविधान में जुड़वाया गया। ये कितना बड़ा जघन्य अपराध था। लेकिन चूंकि संविधान की प्रीएम्बल सबसे पहले आती है तो आज के वीडियो में इसी पर अपना ध्यान हम केंद्रित करते हैं। देश के संविधान की प्रीएम्बल में दो शब्द सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जोड़े गए। तो सेक्युलरिज्म शब्द जो संविधान की प्रीएम्बल में जोड़ा गया, जो ओरिजिनल संविधान में नहीं था, क्या उस सेक्युलरिज्म शब्द ने देश की जनता के साथ न्याय किया? क्या संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ना उचित था? या संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द तो जोड़ा गया परंतु उसकी आड़ में किसी एक वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष, समुदाय विशेष के लिए तुष्टीकरण का घिनौना खेल किया गया? मैं इसी संबंध में आज के वीडियो में आपके समक्ष कुछ तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है ये कहाँ से आया? सेक्युलरिज्म शब्द एक लैटिन का वर्ड है सेक्युलम, SAECULUM। उससे इसकी उत्पत्ति हुई है और इस शब्द को निकाला जॉर्ज जैकब होलियोक ने 1851 में। यानी कि जॉर्ज जैकब होलियोक ने 1851 में सेक्युलम शब्द से सेक्युलरिज्म शब्द बनाया। सेक्युलम का मतलब था पीढ़ियां, उम्र, सेंचुरी और विश्व। और सेक्युलरिज्म शब्द का आजकल मतलब है जो चीज़ें रिलीजियस ना हों। यानी कि अगर आज हम उसको सेक्युलरिज्म शब्द को अगर आज हम राज्य से जोड़ के देखें तो ऐसा इसकी परिभाषा के अनुसार कि राज्य का किसी भी मजहबी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। यानी कि अगर राज्य सेक्युलर है तो या सरकार सेक्युलर है तो वो किसी भी मजहबी चीज़ में अपने को इन्वॉल्व नहीं करेगी या उससे गवर्न नहीं होगी। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग पश्चिमी देशों में हुआ। क्यों पश्चिमी देशों में हुआ? क्योंकि पश्चिमी देशों में उस समय, जिस समय की ये बात है, राजा जो था वहाँ का वो चर्च से गवर्न होता था। तो राज्य के कामकाज में मजहबी हस्तक्षेप ना हो
इसलिए पश्चिमी देशों में और विशेषकर सबसे पहले यूएसए में सेक्युलरिज्म शब्द को सत्ता से जोड़ा गया, ताकि सत्ता, राज्य और राजा अपनी प्रजा के लोगों के प्रति मजहब, पंथ के आधार पर निरपेक्ष रहें, कोई भेदभाव ना कर दे पाए। भारत में क्या इसकी ज़रूरत थी? तो ये मुद्दा संविधान सभा में उठा था कि भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा जाना चाहिए, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उसका संविधान सभा में उस समय पुरजोर विरोध किया और कहा कि यहाँ के समाज ने हमेशा से हर पंथ का, हर मज़हब का सम्मान किया है। कितने ही पंथ, मज़हब दुनिया के अन्य देशों से जब वो वहाँ से भगाए गए, भागकर यहाँ आए और यहाँ वो फले फूले, उन्हें यहाँ पर प्रताड़ित इत्यादि नहीं किया गया। यहाँ की सनातनी परंपरा ऐसी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का, संप्रदाय का, पंथ का, मज़हब का सम्मान ना करे या उसे तिरस्कृत करे। अतः भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनके इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप देश के संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द नहीं जोड़ा गया। एक शब्द और था, समाजवाद, जिसका भी विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में किया था, और इसी कारण वो उस समय नहीं जोड़ा गया, लेकिन बाद में जोड़ा गया। उसका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और विषयांतर भी हो जाएगा। हम पुनः सेक्युलरिज्म पे ही अभी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो भारत में आपातकाल के दौरान जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी 1977 तक रही थी, उसी दौरान 18 दिसंबर 1976 को भारत के संविधान के प्रिएम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ा गया। तो क्या दिसंबर 1976 से पहले भारत सेक्युलर नहीं था? मेरा मानना है कि भारत राष्ट्र सनातन काल से सेक्युलर था। तब भी था जब ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, या जब ये शब्द दुनिया में ही अस्तित्व में नहीं आया था। बस फर्क इतना था कि ये कहीं लिखा नहीं था, परंतु भारत के राष्ट्र के रोम रोम में, कण कण में हर मजहब, हर पंथ, हर विचारधारा की स्वीकारोक्ति और उसका सम्मान रचा बसा था। परंतु सवाल ये है कि यदि शब्द सेक्युलरिज्म भारत के संविधान में जोड़ दिया गया, तो क्या राज्य ने, यानी सरकारों ने इसके अनुरूप आचरण किया? नहीं किया। मेरा ऐसा मानना है। कैसे? 1972 में इंदिरा गांधी जी की शह पर कहें या उनकी मौन अनुमति से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्थापित हुआ। ठीक है, हुआ। तो सवाल ये उठता है, क्यों 18 दिसंबर 1976 के बाद की कांग्रेस सरकारों ने जब भारत उनके हिसाब से सेक्युलर हो गया, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 18 दिसंबर 1976 को ये शब्द जुड़वाया, तो इससे ये क्लियर होता है, उनकी मंशा ये स्पष्ट हो जाती है कि उनके अनुसार 18 दिसंबर 1976 से पहले देश सेक्युलर नहीं था। तो उनके हिसाब से जब ये देश सेक्युलर हो गया था, तो इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को परोक्ष रूप से और कहीं कहीं कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कांग्रेस की सरकारें करती रहीं और तवज्जो देती रहीं। तो क्यों देती रहीं? देश तो सेक्युलर हो चुका था आपके हिसाब से। फिर एक किसी भी मजहबी संस्था को, जो एक मजहब विशेष के द्वारा मजहब विशेष के लिए बनाई गई थी, आप उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग और रिकॉग्निशन क्यों देते रहे? ये एक सवाल है। क्यों 17 मई 1993 को केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई? क्या विश्व के किसी राष्ट्र में जो सेक्युलर हो, हम इस प्रकार के माइनॉरिटी कमीशन को देखते हैं? किसी भी संविधान में जिसमें सेक्युलरिज्म की भावना है, विश्व भर में हम उठा के देखें, इस प्रकार के माइनॉरिटी कमीशन का हमको कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन भारत में 1993 में स्थापित किया गया।
1978 में इसको इस्टेब्लिश करने का विचार किया गया था उस समय की सरकार के द्वारा। यहाँ ये बता देना भी ज़रूरी है कि उस समय जो सरकार थी जनता पार्टी की, उसमें उन्हीं के नेतृत्व में सरकार थी जो एक समय कांग्रेस में रहे थे और कांग्रेस से अलग हो गए थे। फिर चलते चलते मई 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, माइनॉरिटी कमीशन को। टैक्स पेयर्स का पैसा, उससे इस माइनॉरिटी कमीशन का खर्च चलता है। एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो वर्ष 2022-23 में माइनॉरिटी कमीशन का बजट था 5020.8 करोड़। इसी तर्ज पर राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए। अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा खर्च हुआ है टैक्स पेयर्स का। यहां पर मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या टैक्स पेयर्स का पैसा किसी भी धर्म, मजहब या संप्रदाय विशेष के लिए बनाए गए कमीशन पर खर्च किया जाना चाहिए? क्या सेक्युलर देश में ऐसा होना चाहिए? सेक्युलर देश में माइनॉरिटी पर कितना टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है? क्या यह संविधान सम्मत है? सेक्युलर देश में जो भी पैसा टैक्स कलेक्शन के माध्यम से इकट्ठा होता है वो देश का पैसा होता है, वो देश के विकास पे खर्च होना चाहिए। लेकिन जब से माइनॉरिटी कमीशन बना, आज से माइनॉरिटी कमीशन बने हुए लगभग 30 साल होने पे आ रहे हैं। राज्यों में भी किसी में 30 साल होंगे, किसी में इसी के आसपास जो माइनॉरिटी कमीशन बने हैं उनको बने इसी के इतने ही सालों के आसपास का समय होगा। कितना करोड़ रुपया, हजारों करोड़ अगर हम लगाएं तो 30 साल में आप देखिए लाखों लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ये पैसा देश के विकास में लगाना चाहिए, ना कि मजहब, पंथ के आधार पर कुछ विशेष लोगों को तुष्टीकरण करने के लिए दिया गया। ये कैसे संभव हुआ सेक्युलर देश में? कैसे एक सेक्युलर स्टेट हिंदुओं के मंदिर से जो कुछ भी भगवान को चढ़ावा आता है उस पर टैक्स ले लेता है, उस पर नियंत्रण लगता है, जबकि अन्य किसी भी धार्मिक स्थान से, किसी भी अन्य मजहब के, पंथ के धार्मिक स्थान से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, ना ही उनके ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण है, बल्कि होता इसका उल्टा है। तुष्टीकरण की नीति के तहत कुछ धर्म, संप्रदाय, धर्म तो नहीं कहना चाहिए, मजहब, संप्रदाय, पंथ विशेष के लोगों को मासिक वेतन दिया जाता है। ये एक सेक्युलर देश के भीतर हो रहा है, कुछ राज्य दे रहे हैं। कैसे ये सेक्युलरिज्म है? ये क्या हमें दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिलता है कि देश का संविधान तो सेक्युलरिज्म की बात करे, इस और उसके विपरीत, उसके उलट किसी एक मजहब, पंथ, संप्रदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत उनके धार्मिक गुरुओं को मासिक वेतन दे, टैक्स पेयर्स के पैसे से वेतन दे? साथियों, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। सबसे खतरनाक बात और हुई इस देश में सेक्युलरिज्म की आड़ में। इस देश की सेक्युलर संसद के द्वारा एक वक्फ कानून पास किया गया। वक्फ का मतलब क्या है? खुदा की राह में दिया गया दान। अगर मैं खुदा की राह में अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद या कुछ दान देना चाहता हूँ तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा विशेष अधिकार है। कैसे कोई राज्य और इस सेक्युलर स्टेट इसमें इंटरवीन कर सकता है या इससे संबंधित कोई कानून बना सकता है देश की संसद में, जबकि वो राज्य कहता है कि मैं सेक्युलर हूं? इस मामले में एक सेक्युलर देश की संसद एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उनकी मजहबी मामलों से संबंधित कानून बनाती है,
मेरा सवाल ये है, कैसे ये एक सेक्युलर देश में संभव हो रहा है? स्पष्ट है कि सेक्युलरिज्म शब्द संविधान में जोड़ा गया सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के लिए, उसको अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए। अन्यथा कैसे एक संविधान में सेक्युलर और माइनॉरिटी शब्द साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? जिस समय यह सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ने का बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में विरोध किया था, संविधान सभा में विरोध किया था, उस समय उन्होंने देश में उन मजहब, पंथों, संप्रदाय के लोगों को जिनकी आबादी कम है, उनके लिए माइनॉरिटी शब्द का उपयोग किया, उनको कुछ अधिकार दिए। लेकिन जब दिसंबर 1976 में संविधान को सेक्युलर कर दिया गया, तो क्यों नहीं माइनॉरिटी शब्द हटाया गया? सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी, दे आर टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स। या तो राष्ट्र सेक्युलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, और अगर सेक्युलर नहीं है तब माइनॉरिटी का जिक्र उसमें उचित लगता है। देश में जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, राज्य उसको हर प्रकार की मदद दे। ये राज्य की ड्यूटी है, ये नागरिकों का अधिकार है। वो चाहे फिर किसी भी कम्युनिटी का हो, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। क्योंकि राज्य जो भी मदद देगा किसी कमजोर वर्ग के किसी व्यक्ति विशेष को या व्यक्तियों को, तो वो राज्य यानी के टैक्स पेयर, देशवासियों के पैसे से मदद होगी। और देशवासियों के पैसे से मदद किसी भी एक पंथ विशेष, मजहब विशेष, संप्रदाय विशेष के लोगों को नहीं हो सकती। ये ऐसा मेरा मानना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वधर्म समभाव की भावना हमेशा से यहाँ के समाज में थी, है और रहेगी। भारत के समाज ने, सनातनी समाज ने हर पंथ, मजहब, संप्रदाय के प्रति सर्वधर्म समभाव की भावना दिखाई है। इस सेक्युलर शब्द ने भारतीय समाज का विखंडन किया है, केवल और केवल एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए उसका तुष्टीकरण किया है। संविधान के में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ के जो घिनौने कृत्य हुए हैं, यदि हम उनको देखें तो हमारा शर्म से झुक जाता है। और आज कुछ पार्टियां, और बल्कि एक पार्टी विशेष के लोग कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है। अरे देश का संविधान तो आपने खतरे में डाला था। धारा 35A को जोड़ा बिना संविधान सदन के पटल पे रखे हुए। इन देश में इमरजेंसी लगाई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला और संविधान के प्रीएम्बल से लेके जाने कितने तानाशाही पूर्ण संशोधन कर लिए। तब था देश का संविधान खतरे में। आज देश का संविधान खतरे में नहीं है। कमज़ोर तबके को, सवर्णों के कमज़ोर तबके को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान संशोधन हो, धारा 370 को हटाने का संविधान संशोधन हो, धारा 35A को हटाने का संविधान संशोधन हो। ये सब विधेयक बाकायदा संसद के दोनों सदनों के पटल पे रखे गए। 2/3 बहुमत से ये पास हुए, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हुए, तब इनका गजट नोटिफिकेशन हुआ। कहाँ से संविधान खतरे में? अगर संविधान खतरे में होता तो ठीक इस सरकार के नेता ने, प्रधानमंत्री ने वही किया होता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के तानाशाही पूर्ण रवैये से हमको देखने को मिलता है कि कोई विधेयक सदन के पटल पे ना आता, केवल राष्ट्रपति महोदय को दबाव में लेकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से संविधान में संशोधन कर दिए जाते। लेकिन इस सरकार ने
पूर्णता डेमोक्रेटिक, पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसी संविधान में वर्णित है अपनाई और संविधान में संशोधन किए। ऐसा संविधान में वर्णित है कि इन प्रक्रियाओं के तहत संशोधन किए जा सकते हैं, उसका अक्षरशः पालन किया गया। तो किस तरीके से संविधान खतरे में है? ये आप लोगों की मानसिकता है, विपक्षी पार्टियों की मानसिकता है, और फिर यहाँ पे कहना पड़ेगा उस विशेष परिवार की मानसिकता है जो ये सोचता है कि उसको खुदा के यहाँ से, भगवान के यहाँ से, गॉड के यहाँ से, जिसके यहाँ से भी कहिए, एक फरमान मिला है कि तुम या तुम्हारे परिवार का ही कोई वंशज इस देश पे राज करेगा, या तुम्हारे परिवार के द्वारा संचालित कोई कठपुतली राज करेगा, तब तो ना इस देश का लोकतंत्र खतरे में होगा, ना संसद का अस्तित्व खतरे में होगा, और ना ही संविधान खतरे में होगा। लेकिन जिस क्षण देश की जनता किसी भी अन्य व्यक्ति को जो तुम्हारे परिवार के बाहर से होगा, ना ही तुम्हारी कठपुतली होगा, उसको यदि देश की जनता चुन के बिठाल देगी सत्ता पर, तो उसी क्षण देश का लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, संसद का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, और संविधान भी खतरे में हो जाएगा। साथियों, ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से उनके ऊपर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए वो अपने वोट, कीमती वोट के माध्यम से ऐसी चोट करने की आवश्यकता है कि वो लोग इस प्रकार के अनर्गल ना तो देश के भीतर करने के योग्य रहें और ना ही देश की बाहर करने के योग्य रहें। इन लोगों को पहचानना है हमको, और जो देश को बदनाम करते हैं, देश की छवि को खराब करते हैं, उन जैसे कुत्सित मानसिकता के, तानाशाही पूर्ण मानसिकता के लोगों को देश की संसद से बाहर करने का अब समय आ गया है। और ये केवल और केवल हमारा एक कीमती वोट और उसके प्रति जागरूकता ही कर सकती है, क्योंकि मेरा मानना है हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर वोट की ऐसी चोट करनी है कि ये लोग माफ़ी मांगने को इस देश की जनता से मजबूर हो जाएं और ये कहें कि हमने जो कुछ कहा वो गलत था, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। साथियों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार साथियों।